नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हुए आज प्रबीर पुरकायस्थ हमारे साथ हैं। और आज हम उनसे म्यांमार में जो 2 ही दिन पहले तख्ता पलट हुआ है, जिसमें कि ऑन्ग सान सू की को गिरफ्तार किया है और भी अहम एनएलडी के जो है लीडर्स को गिरफ्तार करके मिलिट्री रूल यानी सेना का जो रूल है वो म्यांमार में आ गया है, जो कि 2011 तक ऑलरेडी था। इसके क्या जो है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स और क्या प्रभाव इसके भारत और म्यांमार के रिश्तों पर और इंटरनेशनली इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर हम प्रबीर से बात करेंगे। प्रबीर, स्वागत है आपका, शुक्रिया हमसे इस पर बात करने के लिए। तो प्रबीर, पहला सवाल इसमें ये आता है कि जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो तख्ता पलट म्यांमार में हुआ है और जो मिलिट्री का रूल इसमें आ गया है, तो इसमें म्यांमार की जनता के लिए और वहाँ की कंडीशंस के लिए इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और म्यांमार में इसके बाद के जो हालात हैं वो कैसे होने वाले हैं? देखिए, ये थोड़ा विस्तार से बतानी पड़ेगी। जी। और ये मेरे ख्याल से आज अगर इसको कहना शुरू करें तो क्यों कू क्यों कू वहां पर हुआ, क्यों तख्ता पलटी गई, क्या है वो, इतना ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सीमित सवाल को जवाब देना चाहेंगे कि वहां पे जो मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, क्यों किया, और ये क्या क्या लंबे समय के लिए चल सकता है। तो भविष्यवादी करना संभव नहीं है कि मिलिट्री रूल पहले भी म्यांमार में दसियों वर्ष तक चला। 88 में मेरे ख्याल से उन्होंने कू किया था, काफी दिन चला, पहले भी उनकी मिलिट्री रूल रही है। तो ये वहां पर एक बड़ा समस्या तो है, इसलिए है कि वहां पर मिलिट्री अपने आप को राष्ट्र समझता है और ये समझता है कि अगर बागडोर उसके हाथ में नहीं होगा तो शायद देश टुकड़े 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 हो जाएंगे। वाकई वहाँ जो कहते हैं कि नेशनैलिटी सवाल जो होती है कि अलग अलग ग्रुप्स है, इसका एक वजह ये भी है कि पहाड़ी मुल्क है और वहाँ पर अलग अलग वैलीज है, अलग अलग आइडेंटिटीज है लोगों की, और इसके लिए एक राष्ट्र की जो छवि लोगों में होती है उस तरह से लोगों को लगता है नहीं है, और वो अपने आप को इस आइडेंटिटी या उस आइडेंटिटी से जोड़ के ज्यादा देखते हैं, ना कि म्यांमार के एक सिटीजन के रूप में देखते हैं। और वहाँ पे जो इस तरह के सेसेशनिस्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं, अलग होने की पृथकतावादी मूवमेंट जो है वहाँ पर बहुत रहे हैं। और ये भी नहीं समझना चाहिए रोहिंग्या सिर्फ एक तरफा प्रॉब्लम है। रोहिंग्या की मूवमेंट भी एक वक्त अलगाववादी मूवमेंट था और वो बहुत पहले वहाँ पर CIA ने इसका और ब्रिटिश ने इनको उकसाया था कि ये म्यांमार से अलग हो जाए। तो अलग अलग मूवमेंट इस तरह के अलग अलग देशों की इसमें म्यांमार के अंदर जो क्या कहते प्रभाव था, उसके वजह से वहाँ पर पृथकतावादी ताकतों को भी बल मिला था। और मिलिट्री इसीलिए वहाँ पर अपने आप को बर्मा, पहले बर्मा कहते थे और बाद में म्यांमार नाम दिया, कि म्यांमार का वो समझते हैं कि वही राष्ट्र है। ये तो म्यांमार का प्रॉब्लम बहुत दिन से है, आज के नहीं है। पर क्योंकि जनवाद के बिना इस तरह से दबा के रखना लोगों को मिलिट्री शासन में बहुत दिन चल नहीं सकता। लोगों की जब तक सहमति नहीं होगी रूलर्स के साथ, तब तक ये व्यवस्था बहुत लंबे अरसे के लिए चल नहीं सकता। इसीलिए लगातार वहां पर अपसर्ज हुए हैं, लोग सड़क पे उतरे हैं, जनवादी विचार होनी चाहिए, जनवादी इस तरह के सरकार होनी चाहिए, इसकी लगातार बहस चली है वहां पर। और वाकई 2011 में जिसके आपने जिक्र किया था, मिलिट्रीली पार्शियली अपने शक्ति को हस्तांतर किया था, जॉइंट सिविलियन मिलिट्री रूल किया था। 2015 में आंग सान सूची वहां पर, उनकी पार्टी वहां पर जीती, पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको प्रेसिडेंट बनने का हक नहीं था, क्योंकि वो एक बार ब्रिटिश सिटीजन के साथ उनकी शादी हो चुकी थी
और इसीलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल से सिर्फ आंग सान सू की को बाहर रखने के लिए ये एक प्रबंध है कि वहां पर कोई फॉरेन सिटीजन से जिसकी शादी हुई है वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो उसके सुप्रीम काउंसिलर ऐसा कोई पद देके उसको वाकई देश का जो प्रधान पार्टी है जो सत्ता में थी भी उसका वो प्रेसिडेंट थी, उसका सचमुच उसका बोलबाला था उस पार्टी में, पर ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट नहीं थी। प्रेसिडेंट वहां पर विन माइंट करके उसका प्रेसिडेंट था जिसको अभी हटाया गया है। पर इस बार जो चुनाव में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इस बार के चुनाव में मिलिट्री बहुत बुरी तरह जिस पार्टी को समर्थन करती थी वो हार गई और बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 80% से भी ज्यादा सीटें आंग सान सू की पार्टी के हाथ में आई। और ये जो तनाव दोनों के बीच में था कि कौन बागडोर सरकार को संभालेगा, जिसके बीच मिलिट्री और आंग सान सू की पार्टी के बीच में जो तनाव था उस पर लगा कि जनमत आंग सान सू के पीछे है, मिलिट्री के साथ नहीं है। मिलिट्री ये जो 2011 पे जो पावर हस्तांतर करना शुरू किया था उसके बावजूद अपने पास कुछ शक्ति उनके कुछ पावर्स उन्होंने रखा था। 3 मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, डिफेंस उनके हाथ में है, होम उनके हाथ में है, बॉर्डर्स उनके हाथ पे है और भी कुछ मिनिस्ट्री इनके हाथ पे थी। और वहां पर 25% सीट मिलिट्री के पास पार्लियामेंट में होती है। तो वो गद्दी छोड़ी नहीं थी, उसमें बागडोर पे एक हाथ उनका भी था स्टीयरिंग पे, दूसरा हाथ जो जीती हुई सरकार जो उस वक्त आंग सान सू की पार्टी की थी। और इस बार क्योंकि बड़े पैमाने उनकी जीत हुई और उन्होंने पहले पार्लियामेंट में भी उन्होंने प्रस्ताव लाया था मिलिट्री के पावर को और कम कर दिया जाए, तो मिलिट्री को लगा कि इस बार खतरा है, अब इसको रोक नहीं पाएंगे और इसीलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहते हैं करके उन्होंने सत्ता अपने हाथ में पूरी तरह से ले ली। और जो वहाँ के जनरल है ऑंग हिलांग, वो जनरल ऑंग हिलांग अभी मोर और लेस अभी उस देश का पूरा पावर अपने कब्जे में कर लिया है। हालांकि एक फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट जो था उसने प्रेसिडेंट का पावर लिया, इसके बाद मिलिट्री के हाथ पूरा पावर हस्तांतर कर दिया। तो इस वक्त मिलिट्री सर्वे सर्वा वहां पर है, वही कर्णधार है अब बर्मा का, म्यांमार का। आप पूछ रहे थे दुनिया इसको किस दिशा के देख रही थी, इसमें मैं बाद में आऊंगा। देखिए एक चीज हिंदुस्तान भारत की सरकार बहुत दिन से करती आई है कि सरकार जो भी है म्यांमार में उसके एक साथ एक संबंध उन्होंने रखने की कोशिश की, क्योंकि हमारे यहाँ भी बॉर्डर प्रॉब्लम्स है। नागा विद्रोह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पीस टॉक चलती रहती है। नागा बॉर्डर के इस पार भी है, बर्मा के उस पार भी है, म्यांमार में भी है। तो इसीलिए एक सवाल तो म्यांमार और हिंदुस्तान के बीच में, भारत के बीच पे लगातार रहा है। बॉर्डर में दोनों तरफ अगर उसको कोऑपरेटिवली नहीं डील किया जाए तो ये चीजें वहां भी हल नहीं होगा, यहाँ भी हल नहीं होगा। रोहिंग्या सवाल जो कि जिसके लिए दुनिया में म्यांमार की मिलिट्री को काफी कोसा गया, सही में कोसा गया है क्योंकि वो जेनोसाइडल आक्रमण रोहिंग्यास पे था। तो ये जो चीजें हैं इस पे भी हमने बहुत कुछ बोले नहीं है। तो ये जो चीज है म्यांमार के साथ एक स्टेट टू स्टेट रिलेशन हिंदुस्तान चीन इसने बरकरार रखा है, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स के बीच पे बहुत ज्यादा दुश्मनी अंदरूनी सवाल पे लेना जो है ऐसे देशों के लिए ठीक नहीं होता। वो उस देश के जनता पे छोड़ देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान हो, भारतवर्ष हो या चाहे बांग्लादेश हो चाहे चीन हो, वो हस्तक्षेप म्यांमार के बीच में नहीं कर सकता। ये सबकी समझ है और इसको स्टेट टू स्टेट रिलेशंस पे नॉर्मल सी रखा जाए। हमारी विचार हो सकती है उसकी, राष्ट्र होने के नाते एक विचार हो सकती है उस देश के अंदरूनी चीजों पे, ओपिनियंस हो सकते हैं, पर इससे स्टेट टू स्टेट रिलेशन को हम मेरे ख्याल से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है। और चीन की भी लगता है, उनकी भी जो बयान वगैरह आए हैं वो भी बड़े केयरफुली अपने बयान इन चीजों पर देते हैं।
तो मुझे लगता है कि बड़े राष्ट्र होने के नाते म्यांमार के नेबर्स के रूप में दोनों का रवैया कुछ हद तक ऐसा होगा कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर हम दखल अंदाजी करने की मूर्ति में ना आए, बल्कि हम ऐसे ही कहें कि हम जो चाहते हैं कि वहाँ की जनता अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करे, इससे बहुत ज़्यादा आगे हम शायद जाएंगे नहीं। रही बात, आपने तीसरी बात जो पूछी कि अमेरिका दूसरी दुनिया इसको किस निगाह से देखती है, मैं समझता हूँ बयानबाजी करने के लिए तो तैयार होंगे, पर मुख्य चीज जो इस वक्त है कि अमेरिका का कितना चलता है, ये सवाल है कि अमेरिका हर देश के ऊपर तो लगभग कुछ ना कुछ सैंक्शंस पास करता रहा है। ईरान पे किया, चीन पे का किया, रूस पे किया, सीरिया पे किया, तो वेनेजुएला पे किया, क्यूबा पे तो कई दशकों से किया हुआ है। तो ये जो इसकी सैंक्शन का मुद्रा है, हर देश पे सैंक्शन लगाना, उसका एक प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये है कि आप कितने दूर तक ये ले जा सकते हैं, और सैंक्शंस लगातार जब लगाए जाएंगे तो उसका धार क्या होगा। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि म्यांमार का मिलिट्री ने जो बात कही कि चुनाव जो हुआ है यह गलत हुआ है, इस पे फ्रॉड हुआ है, वो ट्रम्प सरकार पहले ही कह रही थी कि जो चुनाव हार गए थे वो फ्रॉड हुआ है। पर दिक्कत ये है कि अमेरिका जब सरकार पलटना चाहती है तभी भी यही कहती है कि वो चुनाव ठीक नहीं था, वो उसको हटा देना चाहिए, पुतिन का चुनाव ठीक नहीं है, नवाल्नी को 2% वोट मिला है, वो वाकई वही जीता होगा चुनाव में। तो ये जो है, कौन देश का रवैया किस देश के बारे में, चुनाव के बारे में क्या होता, ये तो बदलता है उसकी दृष्टिकोण से कि क्या रिश्ता उस देश के साथ है। दोस्त है तो सब साथ खून भी माफ है, अगर उसके दुश्मनी है तो जो है कुछ भी वो करे, सही भी करे तो वो गलत है। तो ये तो अमेरिका का क्या कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी का बेसिक डिक्शनरी है। भविष्य में क्या होगा उससे पहले मैं एक सवाल ये कि आपने जो वोट की बात की कि जनता ने वोट देकर चुना और उसके बाद ये इरेगुलरिटीज की बात की है मिलिट्री ने, तो इसमें जनता का जो मतलब जो उसका स्टैंड है वो कहाँ पे रह जाता है कि किसी को वोट देकर जिताया जाना और उसके बाद एकदम से एक तरह से जनता का जो मत था उसको पलटने का काम हुआ है। और दूसरा ये भी कि म्यांमार की जो इकोनॉमी है वो कितना इसको झेल सकती है, इस तरह के कू को और इस तरह की कंडीशंस को जनता के लिए वो कितना उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के लेवल पर, अगर वैसे देखें तो। देखिए, कू अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त में होता है, और कू का इकोनॉमी से क्या संबंध है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी कुछ कभी कभी ठीक जनवाद के उखाड़ फेंकने के बाद भी इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ता, कभी कभी इकोनॉमी असर पड़ता है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी का जो रफ्तार है वो अलग है। वो मेरे ख्याल से कोविड-19 से इस वक्त ज़्यादा ताल्लुक रखता है, ना तो वहाँ को हुआ नहीं हुआ। सामूहिक रूप से लंबे अरसे के लिए नुकसान होता, क्योंकि जब तक जनमत आपके साथ नहीं होगा तब तक आप वैसे कार्रवाई नहीं कर सकते हो जो जरूरत देश की है। जो लोग सोचते हैं थोपने से सब कुछ हो जाता है, वो गलत सोचते हैं। जब तक लोग आपकी पॉलिसीज पे हिस्सेदार नहीं है, शिरकत नहीं करेंगे, तब तक वो पॉलिसीज कामयाब नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कू के जरिए, मिलिट्री शासन के जरिए कॉम्प्लेक्स जो देश है उनको अब चला सकते हैं। छोटा देश है, सिंगापुर है तो अब चला लेंगे, अलग बात है। पर बर्मा एक कॉम्प्लेक्स देश है, म्यांमार एक कॉम्प्लेक्स देश है, जिसपे सब तरीके के लोगों को साथ मिला के राष्ट्र बनाने की जरूरत है। ये जो मिलिट्री शासन के जरिए डंडे के बल में जो राष्ट्र निर्माण करने की जो कोशिश है म्यांमार में, अब 50-60 साल से ही चल रही है, ये कामयाब नहीं हो रहा है। वो तो आपके सामने है कि लगातार मिलिट्री को वापस आना पड़ता है, ये कह के हम ही राष्ट्र को बचा सकते हैं।
इसीलिए जो भी, जैसे हमारे मुल्क में ही अगर कुछ लोग सोचे कि डिसेंट का जगह नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा मुखालफत करता है वो देश का गद्दार है, अगर वो सोचे तो उस रास्ते से वे जाके सबको साथ नहीं लेना संभव होता है। और जब को साथ नहीं लेंगे सबको, तब तक देश की उन्नति, देश की प्रगति नहीं हो सकती, ये मेरा विश्वास है। और तब तक ये जो है एक टेंशन जनता और शासकों को बीच में अगर रहता, तो शासक जो चाहता है वो डंडे के बल से नहीं करा सकता। इतिहास की सबक है, खास तौर से 20वीं सदी की, जब 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, उससे साफ निकल के आता है। तो मैं समझता हूँ ये जो समन्वय रहा था पिछले 10 साल, उसको और शिथिल करना मिलिट्री रूल से, ये मिलिट्री के लिए सही होता। और अपने मिलिट्री के हिसाब से सोचे, ना कि देश को कंट्रोल करने के हिसाब से सोचे। पर जो गद्दी में जब पावर रहता ना अपने हाथ में, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये गद्दी की प्रॉब्लम है। और गद्दी छोड़ना जो है, इसके लिए आपको काफी ऊपर उठना पड़ता है लीडरशिप में, तभी जाके आप कर सकते हैं। छोटे लोग जो होते हैं उनका वो दृष्टि नहीं होता, और वही इस वक्त म्यांमार के सामने दिख रहा है। तो क्या सिविलियन फोर्सेस जो थे, आंग सान सूची की पार्टी, इसको बेहतर हैंडल कर सकती है? ये तो खैर कहने की बात है, इसका कोई जवाब होता नहीं है। पर ये बात म्यांमार के लिए अच्छा नहीं हो रहा है कि बार बार वहां पर मिलिट्री शासन आ रहा है। इसीलिए जो एक राष्ट्र बनने का, निर्माण का जो प्रक्रिया है, वो उस पर रुकावट ही आ रहा है, इससे बन नहीं रहा है जो वो चाहते हैं। आखिर में म्यांमार के लिए भविष्य किस तरीके का होगा, और म्यांमार के जो इंटरनेशनली रिलेशंस हैं उसके लिए जो आगे का समय है वो कैसा होगा? क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं जबकि डेमोक्रेसी से चला है देश, और अब मिलिट्री ने 1 साल का आपातकाल भी लगाया है और फ्लाइट्स वगैरह भी बंद हैं, तो उसको भविष्य में इंटरनेशनली कैसे देखा जा सकता है एक देश के तौर पर? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहले जो अमेरिका और पाश्चात्य देशों का, वेस्टर्न पावर्स की जो बोलबाला था, वो इस वक्त है नहीं। उनकी जो एक तथाकथित लेजिटिमेसी थी कि हम अंतरराष्ट्रीय वॉइस सिर्फ हमारा ही है, हम क्या सही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम ही बताएंगे, वो चीज अब रहा नहीं है। और धीरे धीरे उनकी वॉइसेस जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कोई अथॉरिटी अमेरिका के पास, ये तो यूरोपियन पावर्स के पास है। लोग भूले नहीं है कि ये कॉलोनियल पावर्स रहे हैं। बर्मा के ऊपर अंग्रेज का शासन था और कोई अच्छा शासन उन्होंने नहीं किया था, तो अब आके भाषण दे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। पहले आर्थिक दबाव थी, वो धीरे धीरे घट रहा है। आर्थिक दबाव जो था, क्योंकि अमेरिका और यूरोप पहले दूसरे महायुद्ध के बाद भी दुनिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, आज वो उस पोजीशन रहा नहीं है। और जिस तरह दुनिया चल रही है, मुझे लगता है रीजनल पावर्स की रोल इन सब चीजों में ज्यादा होगा। रीजनल इकोनॉमी क्या है? म्यांमार के इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है, कुछ हद तक हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, पर इतना नहीं, क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। सामुद्रिक कम्युनिकेशन के अलावा इतना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा अभी तक बना नहीं है। हम रेल और रोड लिंक बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ कर रहे हैं, पर बहुत धीमी गति से वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसीलिए बहुत तेजी से बर्मा के साथ हमारा इकोनॉमिक संबंध बढ़ा नहीं है, जो चीन का हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है इंडिया, चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन देश है, वो मिलके क्या करेंगे म्यांमार के साथ, यही निर्णायक होगा म्यांमार के लिए। और सभी इन ताकतों का दृष्टि अभी यही होगा कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाया जाए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए ताकि जिसपे इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप कमजोर होता है और म्यांमार को हम अलग करें। ये रवैया नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अलग करके किसी देश पे अपना प्रभाव बढ़ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ सैंक्शंस वगैरह जो अमेरिका ने और यूरोप ने पहले कोशिश किया था, हो सकता और भी सैंक्शंस लगाए न लगाए, म्यांमार को सैंक्शंस में फर्क नहीं पड़ता, पहले भी नहीं पड़ा था, अभी भी नहीं पड़ेगा, मेरा विश्वास है। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट
पार्श्ववर्ती देश जो है, नेबरिंग जो देश है वो करे, उससे शायद इन चीजों पे एक धीरे धीरे से हल निकलने की संभावना है। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ म्यांमार की जनता के लिए और म्यांमार के भविष्य के लिए। शुक्रिया प्रबीर, हमसे इस मसले पर बात करने के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना प्रबीर को, जो कि यही बता रहे हैं कि म्यांमार के लिए जो हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ, और इसमें भविष्य के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, उनका उतना हस्तक्षेप नहीं होगा, और जो साउथ एशियन कंट्रीज, जो भारत, चाइना और जो देश हैं, वही म्यांमार के साथ रिलेशंस जो हैं आगे बढ़ाएंगे, ताकि म्यांमार का भविष्य जो है वो एक तरह से स्टेबल रहेगा। और दूसरा, प्रबीर का ये भी कहना है कि एक जनता के तौर पर ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, और डंडे के बल पर शासन नहीं चल सकता। न्यूज क्लिक में ये देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी और खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए, और हमको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।